नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी जी का पॉडकास्ट 3 घंटे 17 मिनट वाला पॉडकास्ट, उस पर हमने एक बार चर्चा कर ली, नहीं चाहते थे दोबारा चर्चा कर, लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीता था उस पॉडकास्ट को, इस देश के सेना प्रमुख ने मोदी के उस पॉडकास्ट में जो झूठ थे, उन झूठों की धज्जियां उड़ा दी। अब वो जानबूझकर हुआ है, अनजाने में हुआ है, ये तो पड़ताल का विषय। लेकिन जो सच आर्मी चीफ ने रखे हैं, वो मोदी के 3 घंटे 17 मिनट लगातार बोले गए झूठों पर एक मुहर है। हमेशा कहते हैं चावल का एक दाना देखते हैं पका है कि नहीं पका है। वैसे ही आर्मी चीफ ने एक ही पॉइंट से साबित कर दिया कि ये पूरा झूठ का पतीला था। झूठ का पतीला जो 3 घंटे 17 मिनट तक पकाया गया है। मैं भाऊ को चर्चा में जोड़ता हूं, फिर तथ्य रखता हूं। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले एक जरा स्क्रीनशॉट दिखाइए जो चीन पर जवाब दिया मोदी जी ने, उसको जरा दिखाइए। ये देखिए आपके सामने आ गया है, मैं पढ़ देता हूं इसको। पीएम मोदी ने चीन के साथ संबंधों के बारे में पूछे सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं और एक जमाने में दुनिया की जीडीपी का आधा हिस्सा भारत और चीन का हुआ करता था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष का कोई इतिहास नहीं रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध का प्रभाव तो किसी समय चीन में काफी था, यहीं से ही वह विचार गया था। पीएम मोदी ने कहा इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत और जारी रखना चाहिए, ऐसे ही मजबूत और जारी रखना चाहिए जैसे मजबूत है। दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। कभी कभार असहमति भी स्वाभाविक है, यह परिवार में भी होता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे मतभेद विवाद में ना बदले, यानी पारिवारिक टाइप का है, थोड़ा बहुत होता है, बाकी मजबूत है, वो जारी रहे। गलवान की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि 2020 में सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अभी राष्ट्रपति सी के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ। नॉर्मली दोस्तों का वो आधा ही नाम लेते हैं, डोनाल्ड सी। तो सी के साथ मेरा मिलना-जुलना हुआ। उसके बाद सीमा पर जो स्थिति थी, वो सामान्य स्थिति में आ चुकी है। अब ये पढ़ने के बाद आपको भारत और चीन के बीच किसी भी रत्ती भर तनाव का अगर कोई आपके मन में आशंका हो तो खारिज हो गई। कोई आशंका तो बची नहीं। ये इंटरव्यू दरअसल हमने कल भी चर्चा में कहा था, ये अंधभक्तों के लिए थी। इस इंटरव्यू के एक-एक पार्ट को देखिए, मोदी जी ने चीन को भी सब न्यूट्रल कर दिया है, सी को भी दुरुस्त कर दिया है, डोनाल्ड को भी राइट टाइम कर दिया है, उसी लिए था। अब हकीकत आपको दिखाते हैं। इस जो है पॉडकास्ट के तुरंत बाद आर्मी चीफ की जो खबर आती है, उसको हम किसके गाल पर तमाचा कहें, अभी गाल ही हम नहीं चुन पा रहे हैं दरअसल, कि किसके गाल पर तमाचा मारा है। ये अब आ गए आर्मी चीफ हमारे। आर्मी चीफ ने जो कहा है, उसको देखिए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन को, आप हेडलाइन देखिए, भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा। सेना प्रमुख ने बताया चीन कैसे बन रहा बाधा। नीचे भी आप देख लीजिए, इतना पोर्शन दिखा देना, बाकी खबर के भीतर के भी भाव चर्चा में बताएंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि चीन की बढ़ती ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका ग्लोबल साउथ में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, उसके प्रयास को बाधित करता है। सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है, भारत के प्रयासों को बाधित करता है। हमें एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। ये तो सिर्फ अभी मैंने सारांश बताया। संघाई सहयोग संगठन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, मतलब भारत को चौकन्ना रहना है, अलर्ट मोड में रहना है, पंजों के बल खड़ा रहना है, घुटनों के बल नहीं, जैसा कि हमारी विदेश नीति में होता है। अभी हम आपको भारत के विदेश नीति के बारे में, जो मोदी जी का अद्भुत ज्ञान है, उसके बारे में जब बताएंगे, तो आप लोग अपना सर अपने दीवार में न मारने के लिए बेहोश हो गए तो कहिएगा। लेकिन सीधा इस पर चलते हैं। भाऊ, ये कल के पॉडकास्ट में बताया कि चीन के साथ सी से मुलाकात हुई, अब सब कुछ सामान्य है। तो बहुत ये स्थितियां, ये क्या आर्मी मुझे चीफ को नहीं पता है? मुझे आर्मी चीफ मुझे को पता ताज्जुब लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इतिहास का ज्ञान भी कितना है कि इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। ये गुजरात यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा, एक है। मेल करके बताना पड़ेगा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इतिहास भी रखा करिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष का हमारा कोई इतिहास नहीं। हम्म। मोदी जी वही गलती करवाने का प्रयास कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू के मत्थे
विपक्ष ने थोपी थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और उन्हें लगा था कि हम गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन चला रहे हैं, ना हम रशिया के साथ है, ना हम अमेरिका के साथ है, हम विकास के साथ। हम नए देश है, हम गरीब देश है, हम लड़ रहे हैं, हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं का निदान हम खुद करेंगे सब मिलके। इसलिए गुटनिरपेक्ष देश की एक स्थिति थी। उन्हें चाइना पे भरोसा था कि चाइना हमारा भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई। जैसा इन्होंने कहा कि हमारी 50% जीडीपी हुआ करती थी दोनों देशों के मिलके। लेकिन हुआ क्या? उस पंचशील के तत्वों पे छुरा किसने घोंपा? चाइना ने हमला किया। भारत सोच भी नहीं रहा था कि हमला किया। और तब भारत की सेना, शायद नया-नया देश बना हुआ था, उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, तो अब भाई भाई पे थोड़ी ना हमला करेगा। भाई पे हमला कर दिया। आज भी हमारी जमीन के कब्जे में है। उसके बाद तिब्बत को पूरा निगल लिया। तिब्बत के जो धर्म की मैंने बुद्ध धर्म के जो अ, ये दलाई लामा थे, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी और आज भी वो अपनी सरकार भारत से चला रहे हैं, भारत भूमि पर। उसके बाद भी ये कहते कि हमारा कोई संघर्ष का नारा नहीं रहा। क्या 40-42 जो 24 सैनिकों ने हमारी वहां शहादत दी, क्या वो संघर्ष नहीं था? गलवान की बात आप कहते हो कि गलवान में थोड़ा तनाव था। खोया है इस देश ने अपने वीर सुपूतों को। तब तो आप कह रहे थे कि हमारे 24 गए तो हमने उनके 45 मारे। ये कोई आईपीएल का मैच है क्या कि तुमने उतना स्कोर किया तो हमने उतना स्कोर किया? चाइना के 2000 मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता जी। मेरे देश का एक भी आदमी तिरंगे में लपेट के आता है, देश गमगीन हो जाता है। आपने तो यूं ही बोल दिया कि सब ठीक है। मुझे एक बात बताइए, गलवान के बाद किस सैन्य के चीफ ने बोला है अभी तक कि स्थिति सामान्य है? जो भी आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आता है वो बोलता है तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल में है। लगातार आपकी मीटिंग्स क्यों होती है? आपकी जो नो मैंस लैंड थी उसमें चाइना घुस गया और भारत भूमि को नो मैंस लैंड कर दिया। हमारी लद्दाख की गोचर की जमीन नो मैंस लैंड में चली गई। आज हमारे गाय भैंसे चलाने के लिए आर्मी के प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है। ये दुर्गति देश की किसने करवाई? चीन में करवाई। चीन के खिलाफ हम लाल आंखें कर देंगे तो चीन पीछे जाएगा, यही भाषण हुए थे ना 2014 में। जब आपका संघर्ष ही नहीं था चीन के साथ, तो फिर लाल आंखें करने का मतलब क्या था? जब आपकी दोस्ती है चीन के साथ, तो फिर राहुल गांधी चीनी एम्बेसी में गए तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपके मित्र के यहीं गए थे। आपकी दोस्ती चीन के साथ आज की नहीं है, व्यक्तिगत दोस्ती आपकी बहुत पुरानी है। आप जब मुख्यमंत्री थे तब चीन जाया करते थे। गुजरात के 10-12 स्मगलर जो चीन में थे पकड़े हुए स्मगलिंग करते हुए, उसमें 2-3 को तो सजा भी मिल गई थी। आपने व्यक्तिगत रूप से अपने लेवल पे उनको छुड़वाने का प्रयास किया और छुड़वा के लाए। उसके बाद चीन के राष्ट्राध्यक्ष को आपने झूला झुलवाया साबरमती के उस पे। उसके बाद चीन ने आपके साथ क्या किया? क्यों चीन के साथ भारत की तनातनी हुई? क्यों चीन अपने भूमि पे वापस जाएगा कहा गया, जबकि चीन अपने भूमि में आया ही नहीं था प्रधानमंत्री की तरफ से? भाई वही कह रहा हूं, यदि चीन का संघर्ष की भूमि नहीं है, चीन में थोड़ा सा गलवान में थोड़ा सा तना हुआ, जब इतना चीन के साथ आप अच्छा है, तो फिर राहुल गांधी चीन के पास एम्बेसी को मिलने गए तो आपको तकलीफ क्यों हुई भाई? तब पूरा 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 बीजेपी क्यों टूट पड़ा, अंधभक्त क्यों टूट पड़े कि दुश्मनों के घर जाते हैं? मतलब राहुल गांधी मिले तो चीन दुश्मन है, प्रधानमंत्री झूला झुलाए तो अंतरंग मित्र है, परिवार है। परिवार है। हमने परिवार में थोड़ी खटपट हो जाती है, परिवार में खटपट हो जाती है, शहीद हुए हैं। आप परिवार बोल के आप उन शहादत को गाली मत दीजिए नरेंद्र मोदी जी। आप अपना चेहरा चमकाने के लिए उन चेहरे को याद करिए, उन बेवाओं को याद करिए जिनकी विधवाएं आज घर बैठी है, उन बच्चों को याद कीजिए जिन्होंने अपना अभिभावक खोया है। बहुत ही मतलब 56 इंच के सीने में दिल है नहीं शायद, कई बार इसे बोल लेते हैं। फिर बात आई आपकी बुद्ध धर्म। भाई बुद्ध धर्म चीन में गया ठीक है, लेकिन बुद्ध धर्म का जैसा हमारे यहाँ शंकराचार्य है, वैसे बुद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है? दलाई लामा। दलाई लामा है। उस दलाई लामा को तिब्बत से बेदखल करने वाला चीन क्या बुद्ध की बात करेगा? वो सिर्फ विस्तारवादी है।
वो अपना उल्लू सीधा करना जानता है। उनके पास अथाह ताकत है, आर्थिक ताकत है और सामरिक ताकत है। आर्थिक और सामरिक ताकत की वजह से उन्होंने पूरे देश को घेर रखा है। नेपाल में चीन है, बांग्लादेश में चीन है, मॉरिशियस में चीन है, भूटान में चीन घुस गया, वहां आपको लंका में चीन है। चीन ने तो सब दूर से घेर लिया आपको। नेपाल में है, बांग्लादेश में है, सब मैं में। वही तो कहा, पूरा पूरा देश चीन ने घेर रखा है। हिंद महासागर में चीन के जहाज चलते हैं, उनके जासूसी जहाज आते हैं और बोलते हैं कि हम टेक्निकल जहाज है, और लंका में जाते आप कुछ नहीं कर सकते। कई जगह ऐसी है देश के सामने, कम से कम मतलब आप बाहर किसी के पॉडकास्ट में और देश में जो स्थिति है उससे मानिए। अब आपके आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ ने कहा कि अथाह ताकत जो है, आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति चीन की इतनी बढ़ गई है कि अब चीन भारत को कहीं आगे नहीं जाने दे रहा है। हिंद महासागर में भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो संघाई कोऑपरेटिव ये है एससीसी, हाँ, तो उस पर नजर रखने की जरूरत है। वो क्या है आपको आज मैं बता दूं। वो जो ये बोल रहे थे कि हमारा 50% एक जमाने में जीडीपी हुआ करता था, भारत और चीन पता नहीं किस दुनिया की बात कर रही है। लेकिन चाइना और रशिया ने 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, आज दुनिया का 24% जमीन लैंड पर एससीओ है। दुनिया के जीडीपी का 36% जीडीपी एसओसी का है। 42% जनसंख्या एसओसी में है। एसओसी बेसिकली चाइना और रशिया से टूटे हुए जो आसपास के देश थे उनका हुआ था। उसके बाद उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और ईरान को इनवाइट किया, उसके बाद बाकी देशों को इनवाइट किया। लेकिन वो आज भी रशिया और चाइना इसी का इंटरेस्ट देखता है। इसलिए भले ही हम उसके मेंबर हैं, लेकिन हम उनके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नहीं। हम सिर्फ एक वहां पे जाके बैठते हैं, पीछे जाके पीछे के लाइन में बैठने की हमारी औकात है। और इसीलिए सेना प्रमुख ने कहा कि द्विवेदी साहब ने कहा कि आपको एससीओ पे नजर रखने की जरूरत है। उनने उसमें एक चीज और रेखांकित की कि ब्रिक्स की नाकामी ये भी चिंता का विषय है। ब्रिक्स नाकाम हुआ, और क्यों नहीं होगा? ब्रिक्स सिर्फ एक इवेंट रह गया है। लगता था कि ब्रिक्स सामने आएगा तो कहीं ना कहीं एसओसी के सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। आज ब्रिक्स की यह औकात नहीं रहेगी कि जब हमने तय किया था कि हमारी अपनी करेंसी होगी और हम अपने व्यापार, अपने सब मेंबर देश अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डंडा चलाया वहां पे और हम मिनमिनाते रहे। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था गुरुजी, बाप जी, हमने तो कहा ही नहीं था ऐसा। हमारे विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि चीन की ताकत ज्यादा है, हम चीन से टकराव नहीं ले सकते। आप वहां विदेश मंत्री सरेंडर करते हैं। आपके जो सेना अध्यक्ष है, जो वाकई बॉर्डर पे जिनके लोग शहीद हो रहे, जिनका सीना खड़ा है चीन के बंदूकों को झेलने के लिए, वो लोग कहते हैं कि हमको चीन से तकलीफ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वैश्विक निर्णय लेने में चीन बहुत आजकल इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं उसमें चीन का दखल ज्यादा बढ़ रही है। हम वहां पे भी कमजोर पड़ रहे हैं। काहे के वैश्विक गुरु? 4 यहां मूर्खों ने बोल दिया कि हम विश्व गुरु है और हमने तालियां बजा दी। 3 गोदी चालों ने बोल दिया कि ये वैश्विक गुरु हो गए, विश्व गुरु हो गए, और हम मान गए विश्व गुरु हो गए। काहे की विश्व गुरु? चाइना, मतलब आर्मी चीफ कहते हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय निर्णयों में चीन इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमें बोलने के पहले विदेश मंत्री है, तो विदेश मंत्री तो किसी काम के नहीं। विदेश मंत्री चाइना की जय जयकारी बोलेंगे। चाइना में एम्बेसडर भी रह चुके हैं ना, पता नहीं इन्होंने क्या चाइना का खाया, या चाइना से क्या इनको, चाइना के पास इनकी क्या गुट्टी फंसी हुई है कि इनको चाइना से डर लगता है, चाइना बड़ा लगता है। जिस दिन आप आकलन करोगे बड़ा, उस दिन आप मर जाओगे। नहीं, मैं सेना प्रमुख 7 लाख की फौज, औरंगजेब चल रहा है ना आजकल, औरंगजेब चल रहा है। 7 लाख की फौज थी औरंगजेब की। तब भी मराठों ने कुछ हजार फौज के साथ औरंगजेब को दफना दिया महाराष्ट्र की भूमि में। पैसा था उसके पास, सैन्य सामग्री थी,
सामरिक और आर्थिक दोनों शक्तियां थी, लेकिन यहां लड़ने का माध्यम था। यहाँ हमारे सेनापति पहले ढस हो जाए, सेनापति माने विदेश मंत्री, कहे कि नहीं वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे अपन लड़ नहीं सकते। प्रधानमंत्री कहे कि मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, अब सब सामान्य है। सामान्य है तो क्या हमारी गोचर की जमीन वापस आ रही है? सामान्य है तो फिर अभी भी क्यों मीटिंग्स होती है नहीं आर्मी, भाऊ, दोनों आर्मियों के अधिकारियों के बीच में? मैं मीटिंग की बात छोड़िए, सामान्य है तो क्या सामान्य साइचिन भारत को मिल जाएगा? नहीं वो सामान्य है तो क्या चीन पाकिस्तान को मदद करना बंद कर देगा? नहीं, अभी अभी जो अतीत गया तो छोड़िए, अभी ब्रह्मपुत्र का डैम जो बना रहा है चीन, वो भारत के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा होगा। खतरा है। कितनी बस्तियां कॉलोनीज डेवलप कर रहा है, भारत की सीमा पर कॉलोनीज डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। चीन भारत के तमाम नए क्षेत्रों नए नए गांव बसा रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स गांव बना रहा है, जबकि एग्रीमेंट में यह है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता बॉर्डर्स पे। भारत के तमाम हिस्सों को अपने मैप में दिखा रहा है। विश्व गुरु जो हम लोग कहते हैं बेसिकली उसी टाइप है कि जैसे कोई बड़ा होने के बाद कई बार नाम अपना बदलना चाहता है तो एक एफिडेविट दे करके नाम बदल लेता है, तो वैसे ही एफिडेविट दे करके नाम बदल के विश्व गुरु किया जा रहा है कि 50 रुपए 100 रुपए की एफिडेविट स्टाम्प पे एक एफिडेविट दे दिया कि अब नाम बदल के विश्व गुरु कर लिया है। तो नाम बदलते रहो, जो मन करे विश्व गुरु करो, ब्रह्मांड गुरु करो, यूनिवर्स गुरु करो, कुछ भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो है मैं उस बाइट का एक हिस्सा भी सुनवा देता हूं। और ब्रिक्स की आपने बात की भाऊ, सारी बातों पर एक बात, जब मोदी को सामने बिठा के ट्रंप ने कहा ब्रिक्स इज डेड नाउ, उस समय उससे बड़ी बेइज्जती, जो आपकी ताकत थी ब्रिक्स जिसको लेके फूलते थे कि ब्रिक्स हमने बनाया है, दुनिया में ब्रिक्स का प्रभाव होगा, आपके सामने बैठ करके कोई कहे कि ब्रिक्स इज डेड नाउ, तो वही है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को, मुखिया को, या परिवार के संगठन को, परिवार के मुखिया कोई कहे कि वो मर गया जिंदा होते हुए उसको, और वो सुन के आप चले आए और कहें कि हम तो आंखों में आंखें डालने वाली विदेश नीति है, उस पर भी अभी आएंगे। जरा सुनवाइए आर्मी चीफ ने क्या बोला, सुनवा दीजिए उपेंद्र द्विवेदी साहब। Here that I wish to look at how India is poised in this emerging world order. Now India, despite being the largest population, largest democracy, 7th largest landmass, and having a geostrategic location, continues to remain at a relatively lower global standing. Our quest for a greater statutory say in the UN has not found favor, been repeatedly blocked, leaving us with little ability to directly shape key international decisions. Additionally, even BRICS has faced setbacks and is struggling to maintain its coherence, while diverging interests and internal political tensions within BRICS have resulted in limited tangible outcomes. Its purported attempt to upend the mighty US dollar has invited an open pushback from the Trump administration. In light of the same, we need to closely watch SCO2. Now, even India's efforts in promoting South-South cooperation have not resulted in outcomes that we would have liked to see. Probably, vested interests from global powers undermine the South-South dialogue by exploiting divisions within the global South. Additionally, the rise of China as a dominant economic and strategic force also adds complexity, creates competitions, and hampers India's effort to be natural lead for global South. सुनिएगा जो आखिर में 40 सेकेंड बड़े गौर से सुनिएगा, उसके पहले शायद मुझे लगता है कि उपेंद्र द्विवेदी साहब के हाथ में देश दे दिया जाए तो ज्यादा सुरक्षित है। कम से कम इतना विजन में पहली बार भाऊ, उपेंद्र द्विवेदी ने आज प्रधानमंत्री के पूरे पॉडकास्ट को नंगा कर दिया, एकदम नंगा कर दिया। और मैं भाऊ इतने दिनों में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, किसी से ये छोटा सा क्लिप था, इतना विजनरी डॉक्यूमेंट अगर कहें इसको, विजनरी डॉक्यूमेंट किसी को नहीं। वहां तक कि पावर शिफ्टिंग अगर हमको अगर कोशिश करनी है अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रांग करने, तो हमें अफ्रीका पर फोकस करना चाहिए। ये भारत में हो ही नहीं रहा है। भारत में सब कुछ अच्छा है, पूरी दुनिया कहाँ देख रही है? हमारी ओर देख रही है। बस पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है कि हाँ देखो सर्कस चल रहा है, फ्री का सर्कस देखो। अरे उपेंद्र द्विवेदी सुन लो भाई साहब, आप लोग सुन लो, मोदी जी भाऊ। नहीं, उपेंद्र द्विवेदी का तो एक लेक्चर पार्लियामेंट में रखने की जरूरत है। ये तमाम अंध भक्त जो बोलते हैं ना कि भारत बहुत आगे जा रहा है, हम विश्व गुरु है, हमें वहां से अवार्ड मिला, ये अवार्ड खरीदते होंगे शायद विदेशी में जाके, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे, एक बड़ा अवार्ड दे दो यार, एक 12वां अवार्ड, 13वां अवार्ड ये करते। उन्होंने कहा जब हमारे
आज हमारे तो उसको भी नंगा कर दिया, विदेश मंत्री को, हाँ जब उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का डॉलर के खिलाफ का मूव यूएस के प्रेशर में आपको पीछे लेना पड़ा। दैट मीन्स त्रिवेदी जी ने अंडरलाइन किया, इसको रेखांकित किया कि हाँ, डॉलर के खिलाफ हम हमारी करेंसी लाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स के वहां पे कोई जिम्मेदार हो रहा है, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम फेल हो रहे हैं। हम्म। उन्होंने आने वाले संभावित जो संकट है उसका एक कर्टन रेजर आज बताया। यदि हमारे प्रधानमंत्री की मैं चीन का दोस्त हूं, ये ऐसा है, एक पाकिस्तान एक पड़ा हुआ है जिसको चाहे जब चाहे तब आप लताड़ लेते हो पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान वैसा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है। जबकि पाकिस्तान से कई ज्यादा खतरा द्विवेदी जी का भाषण सुनने के बाद मुझे चाइना लगता है ही। और चाइना यदि खतरा बनता है तो उस चाइना की औकात है कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि औकात में रह के बात करो, हम चीन हैं। पहली बार जब उनके विदेश मंत्री उस विदेश मित्र से मिले तो उन्होंने चीनी भाषा का एक वाक्प्रचार यूज किया, एक कहावत यूज की। उसके मायने थे कि आप औकात में रह के बात करिए, बाप मत बनिए पूरे विश्व के। ये सैंक्शन हमको मत बताइए। कुल मिलाकर वस्तुस्थिति क्या है, ये द्विवेदी जी का भाषण बताता है। और प्रधानमंत्री जी जो जुमलेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनका पॉडकास्ट भी जुमलेबाज था। ये पॉडकास्ट अंध भक्तों को खुश करने के लिए था, क्योंकि अंध भक्त अंधे हैं, उनको कुछ दिखता तो ही नहीं, सिर्फ सुनाई देता है, और वो भी सिर्फ मोदी जी की आवाज। और यदि हम कहें कि चाइना के फ्रंट पे ठीक नहीं कर रहा तो हम राष्ट्रद्रोही हो गए। हाँ, हम राष्ट्रद्रोही हो गए। यदि हमने कहा कि इसकी अमेरिका की हिम्मत कैसी होगी, आप सुन के कैसे आते हो, आप वहां से लताड़ खा के कैसे आते हो वापस, क्यों नहीं बोल पाते वहां पे? तो हमारे विदेश मंत्री कहते कि कभी डॉलर के खिलाफ बात हुई नहीं थी ब्रिक्स में। अब तो सेनाध्यक्ष ने कहा, अब क्या कहेंगे? या इनको भी झूठ कहेंगे? कम से कम उस वर्दी की इज्जत रखो। जयशंकर जी ने तो पूरी इज्जत, जयशंकर जी की तो अपनी तो कुछ इज्जत है ही नहीं, लेकिन जिस वर्दी के ने कहा है उस वर्दी की इज्जत रखिएगा। जयशंकर यदि आज नींद सोते हैं आराम से, मैं जयशंकर जी की बात करता हूं, उनका परिवार तो सब विदेशी है, वो तो आराम से सोते हैं यहाँ पे। वो सोते आराम से इसलिए है कि ये मेरी देश की फौज जो है ना, वो अपना सीना सामने खड़े करे हुए फौज, लोगों की, दुश्मनों की गोलियां झेलने के लिए खड़े हैं। कम से कम उनकी बात मानिए, उनको बेइज्जत मत करिए, उनको झुठलाइए मत। अब मैं आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ, आखिरी सवाल पर। मुझे तो कई बार द्विवेदी जी, अनिल द्विवेदी जी, मैं वाकई बड़े दिन बाद एक सेना प्रमुख सलूट करने का मन होता है, लेकिन कई बार मन में आता है कि कहीं मनोज नरवणे साहब वाला हाल ना हो जाए। उनकी किताब आज तक रिलीज के लिए रुकी हुई है। एक किताब लिख दी मनोज नरवणे, जो एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने, उनकी किताब अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। किसका दबाव है, किसने रोका है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जितना जितना हमने चर्चा किया फॉरेन पॉलिसी, सबसे महत्वपूर्ण, उस फॉरेन पॉलिसी पर पॉडकास्ट में क्या बोला मोदी जी ने, मैंने कहा था ना, ये जब सुनेंगे तो एकदम असली तो झटका तब लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, जब 2013 में, कोट अनकोट बता रहा हूं उनका स्टेटमेंट, जब 2013 में उन्हें पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो लोग कह रहे थे कि उसने एक राज्य चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ में आएगी। पीएम मोदी ने कहा, तब मैंने कहा कि भाई, एक इंटरव्यू में पूरी विदेश नीति तो मैं नहीं समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूं कि हिंदुस्तान न आंख झुकाकर बात करेगा, न आंख उठाकर बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिलाकर बात करेगा। आज भी मैं उस विचार को लेकर चलता हूं। मेरे लिए देश प्रथम है। किसी को नीचा दिखाना, बुरा भला कहना, ये न मेरी संस्कृति के संस्कार हैं और न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। इसमें दो बातें आई कि मोदी जी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। हाँ, ट्रंप, जिनपिंग किसी ताकतवर को नीचा दिखाते नहीं, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं होती है। अपने देश में
अपने साथी राजनीतिज्ञों को वो 11 साल से सिर्फ नीचा ही दिखा रहे हैं। वो चाहे अपनी पार्टी में हो चाहे अपोजिशन में, दोनों अपनी पार्टी में भी नीचा ही दिखाते हैं, उनके अलावा तो सब नीचे ही हैं। और दूसरा, ये आंखों में आंखें मिलाकर बात करेगा, न झुकाकर बात करेगा, न उठाकर बात करेगा भाऊ। ये कॉमेडी नहीं, मुझे जोक लगता ऑफ है द डिकेड है या जोक ऑफ द नहीं नहीं नहीं, सेंचुरी? क्या है, शी की आंखें उसके घुटने पे है, डोनाल्ड ट्रंप की आंखें उनके घुटने पे, चरणों ठीक में है, है। चरणों में। तो ये उनके चरणों में, उस आंखों में आंखें डालते हैं। इनकी औकात नहीं कि सामने आंखों में आंखें डालते। तो वो जब कहते कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा अनईजी हो गए थे जब मैंने कहा कि रेसिप्रोकल होगा, तो कहते कि कैसा रेसिप्रोकल होगा भाई, कैसा रेसिप्रोकल होगा? डब्ल्यूटीओ क्या कहता है? डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि यदि आप आपके यहाँ किसानों को सब्सिडी देते हैं, फार्म सब्सिडी, तो आपका माल तो आप किसी भी रेट में बेच सकते हो। क्योंकि किसान, फॉर उदाहरण के लिए, सोयाबीन अमेरिका में उगाता है और उसका कॉस्टिंग $100 है, और आप उसको $80 सब्सिडी देते हैं, तो उसको $30 मिलने पे भी $10 कमाता है। लेकिन मेरे यहाँ तो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं हम। मेरे यहाँ तो किसान ऑलरेडी 60 रुपए, मुझे ₹100 का सोयाबीन अब 80 रुपए में बेच रहा है। और जब तुम्हारा 30 रुपए वाला सोयाबीन आएगा तो मैं कहाँ बेचूंगा? मेरा किसान कहाँ जाएगा? डब्ल्यूटीओ का जो टैक्स का जो रिजिम था, वो इसलिए था कि आपके यहाँ सब्सिडी खत्म करिए आप भी कोई सब्सिडी मत दीजिए, हम भी नहीं देते। फिर किसान किसान की प्राइस देके फिर अमेरिका बेच के देखे। ना 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 ना, इन्हें कहा ठीक है भाई, हमारी इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट कब करेंगे? यदि तुम्हें 10% के प्राइस पे या टैक्स पे यदि एलन मस्क अपनी सारी गाड़ियां भेज देगा, तो हमारी गाड़ियां कैसे बेचेंगे हम? कई चीजें हैं, तो ये रेसिप्रोकल तो हो नहीं सकता, कतई नहीं है। लेकिन आपने कुछ सुना नहीं, आप नीचे मुंडी करके आए। उन्हें बोला ट्रेड फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए, तो आप बोलते कि हमारे यहां से आयात मत करो, मत लो ना इंडियन प्रोडक्ट, हम भी सोचेंगे आपका लेना कि नहीं लेना। लेकिन आप डर गए, आप तेल के लिए भी हाँ कर गए, आप गैस के लिए भी हाँ कर गए, आप एलन मस्क के लिए पैरों में, मतलब एक देश का प्रधानमंत्री हमारा, और एलन मस्क अपने बच्चों और उसकी वो सर्वेंट के साथ आता है मिलने। अरे भारत कैसा भी देश हो यार, गरीब है हम, हमारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री हमारे देश की एक अस्मिता है। कौन है एलन मस्क? क्या बेचता है? जो जिसके 10 बच्चों को लेके आया और साथ में अपनी उस बच्चों की ना वो संभालने वाली को भी लेके आया, नौकरानी को, और प्रधानमंत्री एंटरटेन करें। उन्हीं सबको एंटरटेन, देश को अंधभक्तों को एंटरटेन करने के लिए उन्हीं को करना पड़ेगा। सैफ को, सैफ के बच्चों को, तैमूर को, इन्हीं सबको एंटरटेन करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के अंत में इतना समझिए कि आंख में आंख डाल करके मोदी जी ने क्या किया है। आंख में आंख डाल के कहा रेसिप्रोकल टैरिफ, हाँ जी, हमसे लोगे जो है रक्षा सौदे, सारे रक्षा उपकरण हमसे लोगे, जी सर लेंगे। तेल हमसे लोगे, जी साहब लेंगे। गैस हमसे लोगे, जी साहब लेंगे। रुपया डॉलर के मुकाबले कोई और करेंसी, ये क्या बकवास है, हमने कभी नहीं किया। ब्रिक्स इज डेड, मुंह बंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, आपका सवाल ट्रंप ले रहा है। इससे ज्यादा आंख में आंख अगर डाल दोगे तो ट्रंप डर के मारे कहीं आंखें न बंद कर ले। हाँ। इससे ज्यादा आंख में आंख मत डालना साहब, आप इतना आंख में अरे आंख डाले कि मोदी हम जी लोगों जो की ट्रंप आंखें के खुलने सामने, आशीष, मोदी जी जो ट्रंप के सामने बोल के आए, जो कमिटमेंट करके आए, उससे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो आंखें बंद करने वाली स्थिति में चली गई, हो ही गई है। मरणासन स्थिति में गए हम। और फिर भी बेशर्मी इतनी, एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा कि नहीं, पूरी शर्म है। दुनिया में
पूरी दुनिया ने नहीं, देखा मैं कि तो मैं भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में इतनी बेइज्जती करवा के आया है, इतनी बेइज्जती, जो छोटे छोटे देश, 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश, 1-1 करोड़ की आबादी वाले देशों ने ट्रंप की आंख में, अरे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, उसकी तो आबादी की चर्चा नहीं कर सकते आप। उस तक ने आंख में आंख डाल दी कि ग्रीनलैंड को तुम नहीं ले सकते हो, ग्रीनलैंड की अपनी सॉवरेनिटी है, संप्रभु राष्ट्र है, ये अमेरिका का हिस्सा नहीं है। लेकिन मोदी जी, कोई खोज के बता दे मुझे, खोज के, पूरे देश में मैं कह रहा हूं, खोज के बता दे कि मोदी जी ने ट्रंप के किस बात का जवाब दिया और ट्रंप ने अपना सब कुछ मनवाया था। लेकिन बेशर्मी इस कदर है कि आंखों में आंख डालने की हमारी विदेश नीति है। अरे आंखों में आंख डालने की विदेश नीति कहां पर है, कैसे है, कुछ तो सामने आना चाहिए। लेकिन खैर, फिर भी ये देश खुश है, खुश रहे, आबाद रहे, यही हालत रहेगी तो ऐसे ही खुश रहेगा। देख लिया आपने आर्मी चीफ ने क्या बताया, हालात कुल मिला-जुला करके ठीक नहीं है, पॉडकास्ट करिए, ताली बजाइए, इवेंट करिए, यही चलता रहेगा। जब ये खत्म होगा, तो हमारे हाथ खाली होंगे, कुछ होगा नहीं। इजाज़त दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।